नमस्कार साथियों, मैं शोभित सिंह मैथ्स एंड नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है हम लोग की इंडियन ज्योग्राफी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। अब तक पीछे की क्लास में हम लोग अब तक की 12 क्लास हो चुकी है इस अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज की। आज हम लोग एक और बेहतरीन क्लास पर चर्चा करने जा रहे हैं। पीछे की क्लास में हम लोग पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पूर्वी घाट की पहाड़ियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को पीछे की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अगर हो सकता है कि आपको अगर कोई डाउट्स है या अगर न अच्छे से समझ में आए तो एक बार और आप जाकर रिवीजन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, जो पीछे की क्लास जो भी मिस हो गई है आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बारे में पढ़े थे। एक एक चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया गया था। एक्सप्लेन भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया था ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। एक एक लोकेशन, एक एक पहाड़ी का आपको इस वीडियो देख के ही आपको समझ में आ जाना है। तो उसी तरह कोशिश किया जाएगा कि आज की भी क्लासेस और बेहतर तरीके से आपको प्रोवाइड की जाए, जिसमें आपको पूर्वी घाट की पहाड़ियों को अच्छे तरीके से याद हो जाए और उनकी विशेषताओं के बारे में भी हम लोग पिछली क्लास में देखे थे। तो दोस्तों, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रिपरेशन जो भी कर रहे हैं तो आपको क्या ज़रूरी है कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप इमेज के जरिए, मैप के माध्यम से और एनिमेशन के माध्यम से अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। चैनल भी फ्री है, वहाँ पे आपको इमेजेस और एनिमेशंस आपको वहाँ शेयर किए जाते हैं, जिससे कि आपको वही टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, आज हमारा ये 13वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूर्वी घाट की पहाड़ियों के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग की जो भारत का भौगोलिक वर्गीकरण कर रहे हैं, कल वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो कल की जो क्लास रहेगी भारत के भौगोलिक वर्गीकरण की आखिरी क्लास रहेगी, जिसमें हम लोग मैदानों की बात करेंगे। यानी कि मैंने जैसा कि बताया था, ये पहाड़ी क्षेत्र, इसी के बगल में एक मैदानी क्षेत्र देखने को मिल रहा है। तो उसके बारे में चर्चा करके हम लोग का पूरी तरह से, और साथ में जो कुछ मेजर आइलैंड्स हैं भारत के, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और छोटे छोटे जो हैं अन्य द्वीप, उनके बारे में चर्चा करके अपनी ये यूनिट, ये पॉइंट्स अपना क्लियर करके एकदम कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद आप लोग रिवीजन भी कर रहे हैं। तो चलिए, थोड़ा आपको चाहूँगा कि पीछे की याद चीज़ें थोड़ा ताज़ा कर दूं, जिससे आपको आगे की चीज़ें थोड़ा और आसानी से समझ में आए। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। यहाँ पर इसके प्रायद्वीप के किनारे भी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और पूर्वी साइड भी और पश्चिमी साइड भी। लेकिन ये ठीक किनारे, यानी कि एकदम किनारे नहीं पाई जाती, पहले ही पाई जाती हैं। उसके बाद कुछ दूर मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है, तब तट देखते हैं, तब अरब सागर और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इन सब बातों को थोड़ा आपको थोड़ा याद दिला दूँ कि मैंने बताया था कि यहाँ पर एक सतत श्रेणी देखने को मिलती है। यानी कहा जाता है कि अगर पूछा जाए भारत में, पूर्ण रूप से भारत में स्थित कोई पर्वत श्रेणी क्या है, तो आप कहिएगा सह्याद्री है। इसी का नाम मैंने बताया था कि ये क्या है, सह्याद्री है। ये हिमालय पर्वत से भी बड़ा भारत में है, लंबा। क्यों? क्योंकि आप तो कहेंगे लेकिन हिमालय बड़ा है। तो मैंने बताया था कि हिमालय क्या है, कई देशों में है, लेकिन ये जो है पूरी तरह से भारत में है। हिमालय आपका चाइना में है, नेपाल में है, भूटान में है, भारत में है, म्यांमार में है, ये कई देशों में है। लेकिन आपका जो ये है, ये पूरी तरह से भारत में, इसलिए भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा यही सह्याद्री ही है। इसका नाम सह्याद्री भी है। एक चीज़ और मैंने बताया था कि इसकी संरचना कैसी है, कगारनुमा है, और ये अफ्रीका भूखंड के टूटने के बाद ये ऐसी संरचना बनी है। जैसे कि मैंने बताया था, ये अफ्रीका था, ये भारत का ये वाला क्षेत्र था, पहले जुड़े थे सब एक में। जब टूटा तो ये क्या हो गया, ये भारत टूट के आगे चला गया और ये अफ्रीका ही रह गया। तो ये ऐसी संरचना मिलती है भारत की इस वाले तट की। तो इसी को बोलते हैं कगारनुमा, एकदम खड़ी ढाल है, ज़्यादा ढाल यहाँ नहीं देखने को मिलता है, एकदम खड़ी ढाल है। तो जिसके वजह से देखा जाता है कि यहाँ नदियाँ क्या करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। सपोज दैट ये जो मैंने घड़ी लगाई है, ये क्या है, हमारा सह्याद्री है। सह्याद्री से नदियाँ निकली और कुछ दूर में ये मैदान है, ये मैदानी क्षेत्र में चली, और उसके बाद डायरेक्ट ये क्या की, चली गई अरब सागर में। ठीक है, तो ये क्या है, एक जैसे कगारनुमा संरचना है कि जैसे कि अगर जैसे भी कोई नदी निकली और तुरंत महासागर में चली गई तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा लंबी मार्ग तय नहीं कर रही है। ज़्यादा लंबा मार्ग तय न करने की वजह से इसके साथ कुछ मलबा एकत्रित नहीं होगा, यानी कि ज़्यादा अपर्दन नहीं कर पाएगी, अपने साथ निक्षेप नहीं जमा कर पाएगी, तो ये आगे जाके तुरंत सागर में गिर जाती है। तो यही विशेषता है पश्चिमी घाट की। यहाँ से सह्याद्री खूब है, फिर यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं कुछ दूर मैदान में चलती हैं, यही पतला सा मैदान, ज़्यादा चौड़ा मैदान नहीं है,
ये पश्चिमी घाट का मैदान बोलते हैं या पश्चिमी तटीय मैदान बोलते हैं। ये यहाँ आई नदी और यहाँ तुरंत चली गई, तो इसलिए कहा जाता है जो पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं वो क्या करती हैं, आपका ज्वार नहीं बनाती हैं, ज्वार नदमुख बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती हैं। लेकिन जो पश्चिमी घाट की नदियाँ, आप सपोज दैट ये क्या आ गया पूर्वी घाट, अभी क्या आते हैं हम लोग पश्चिमी घाट पढ़े थे, पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट में भी क्या है दोस्तों, पहाड़ियाँ हैं। लेकिन जैसे हमने देखा कि सह्याद्री पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक एक लाइन में था, ये ऐसे नहीं है, ये जगह जगह टुकड़ों में है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में है, इसी तरह पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो नदियाँ निकल रही हैं, सह्याद्री से नदियाँ इधर को भी जाती हैं, इधर को भी जाती हैं। तो जो इधर को जा रही हैं वो बहुत लंबा मार्ग तय कर रही हैं, तो अपने साथ अपर्दन कर रही हैं और अपने साथ निक्षेप ले लेती हैं, मलबा ले ली। और आगे जो पहाड़ियाँ मिलती थी ये सह्याद्री है, यहाँ से नदी निकली और आगे गई और इस जो पहाड़ी क्षेत्र था पूर्वी घाट पे, उन्हें क्या की जगह जगह से तोड़ दी। तो इसलिए ये क्या हो रही है, टुकड़ों में दिख रही हैं। यहाँ से नदी गई, जगह जगह तोड़ दी और ये टुकड़ों में दिखने लगा। तो इस वजह से देखा जाता है जो पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं वो टुकड़ों में हैं। फिर इसके बाद जब इसके बाद देखेंगे कुछ दूर मैदानी क्षेत्र दिखेगा, इसमें भी इस साइड में मैदान है, फिर तटीय मैदान दिखेगा, फिर आपको बंगाल की खाड़ी दिखेगी। तो यही अंतर है पूर्वी घाट में और पश्चिमी घाट में, कि यहाँ पर पश्चिमी घाट में जो सह्याद्री है पूरा लाइन में पूरा है, और जो पूर्वी घाट में यहाँ पहाड़ियाँ क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में पाई जाती हैं। ये बात हो गई। दूसरी बात ये ध्यान देना है कि यहाँ पर पश्चिमी घाट में ज्वार नदमुख बनाती हैं नदियाँ, और पूर्वी घाट में क्या करती हैं, आपका वहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये विशेषता है। एक बार और आपको यहाँ पे बता दूं कौन कौन सी पहाड़ियों की चर्चा किए थे। यहाँ पे मैंने बताया था कलसूबाई है जो महाराष्ट्र में है, फिर महाराष्ट्र में हमने बात की थी महाबलेश्वर, 2 चोटियों की बात की थी, जो ब्लैक कलर से वो चोटी है। फिर हम लोग आ गए थे कर्नाटक में, कर्नाटक में कुंदेरमुख है चोटी, और उसके बाद आपका आ जाता है ब्रह्मगिरी। फिर उसके और आगे आएंगे, जब हम लोग यहाँ पहुँचेंगे, ये जो रेड कलर का खूब पेच जैसी संरचना है, ये आपका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का बॉर्डर है। यहाँ पे जो पर्वत पाया जाता है उसका नाम है नीलगिरी, ये रेड वाला जो है। और नीलगिरी पे ही एक, अब देखिए ब्लैक कलर का मैंने बनाया है, इसका मतलब कि नीलगिरी पे एक चोटी है और उस चोटी का नाम है डोडा बेटा। ये क्या है, डोडा बेटा। ठीक है, तो अब तक हमने कितनी बात जाना, कुलसूबाई, फिर आपका महाबलेश्वर, फिर कुंदेरमुख, फिर ब्रह्मगिरी, फिर नीलगिरी पे डोडा बेटा। फिर बीच में गैप है थोड़ा सा जिसे हम बोलते हैं पालघाट दर्रा, अभी उसको बता दूंगा। फिर यहाँ पे 3 पर्वत मिलते हैं, एक पर्वत है ऐसे है, एक पर्वत ऐसे है और एक पर्वत ऐसे, कुछ इस तरह से संरचना बनती है। तो जो ये वाला पर्वत है इसे बोलते हैं पालनिक पहाड़ियाँ। बस सुन लीजिए क्योंकि पीछे क्लास में डिटेल में भी आपको प्रोवाइड किया हूँ। पालनिक पहाड़ियाँ, और जो ये वाली है इसे बोलेंगे कार्डेमम, और जो ठीक ऊपर है इसे बोलेंगे अन्नामलाई पर्वत। तो जो सबसे पूछ सकता है भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा पर्वत है, तो आप कहिएगा यहाँ पर कार्डेमम, या जिसे इलायची पहाड़ियाँ बोलते हैं, ये कार्डेमम है सबसे नीचे। ये वाली मैंने बताया है कि पालनी है, और ये क्या है आपका अन्नामलाई है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो ये वाली है पालनी वाली है, ये आपकी पूरी तरह से कहाँ है, तमिलनाडु में है। कार्डेमम जो है ये आपका तमिलनाडु व केरल के बॉर्डर पे है, तमिलनाडु व केरल के बॉर्डर पे। ठीक उसी तरह तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे ये वाली जो अन्नामलाई है। और ध्यान दीजिएगा इसी अन्नामलाई पर एक चोटी है जिसका नाम है अन्नाईमुड़ी। तो अन्नामलाई पर्वत पर अन्नामुड़ी चोटी है, जो कि भारत की दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर कोई पूछे तो आप इसी अन्नामुड़ी को कहिएगा, क्या बोलेगा, अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ी नंबर 1 पे आती है ऊंचाई में, यानी कि सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है। फिर उसके बाद अगर पूछे तो कोई कह दीजिएगा ये डोडा बेटा जो नीलगिरी पर्वत पर है। क्या है, डोडा बेटा। डोडा बेटा क्या है, नीलगिरी पर्वत की चोटी है, जो कि दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की या प्रायद्वीप भारत की। तो ये 2 बातें ध्यान दीजिएगा। साथ में अगर कोई पूछे उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी सह्याद्री में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप कहिएगा कलसूबाई। क्या है, कलसूबाई। कलसूबाई, कलसूबाई जो है ये उत्तर क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। कलसूबाई जो महाराष्ट्र में है ये चोटी है। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ये क्या था, पश्चिमी घाट। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ताकि आपको थोड़ा ताजा हो जाए और आगे की क्लास अच्छे से समझ में आए। इसके बाद हमने बात की थी दर्रों की।
दर्रा क्या होता है, जो कि ऐसा क्षेत्र जो होता है जो पहाड़ पर्वतों के बीच से जाने का रास्ता हम लोग को प्रोवाइड कर दे, जहां से हम सड़क व्यवस्था से, सड़क मार्ग से रेल मार्ग बनाकर उस पर्वत श्रेणी को पार कर सके। जैसे हम लोग हिमालय जब पढ़ रहे थे तो वहां पर देखे थे बहुत दर्रे पाए जाते थे, उसी तरह सह्याद्री में मुख्यतः 4 दर्रे पाए जाते हैं जिससे हम इनको पार कर सकते हैं। अन्यथा सह्याद्री को इस तरफ से उस तरफ पार करना बहुत कठिन होता, लेकिन प्राकृतिक रूप से क्या देखा गया, यहाँ दर्रे पाए गए जो कि हमारे लिए बढ़िया साबित हो गए। यानी कि ट्रेन अगर जाएगी तो इन्हीं दर्रों से जाएगी, सड़क मार्ग से अगर हम जा रहे हैं तब पर भी इधर से जाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरह से थोड़ी अलग तरह से यहाँ डिजाइन बनाई है। ये क्या है, दर्रा है, एक दर्रा, ये 2 3 4, पहला दर्रा, दूसरा दर्रा कहाँ है, महाराष्ट्र में है, तीसरा और चौथा कहाँ है, केरल, और ये यहाँ पे केरल में है, जो कि आपको जाकर तमिलनाडु मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो सबसे पहले दर्रा था जो महाराष्ट्र में था, जिसका नाम था थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा। दूसरा था भोरघाट दर्रा, क्या था, भोर, इसका मैंने ट्रिक भी बताया था पिछली क्लास में। थालघाट दर्रा, बोरघाट दर्रा, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। दूसरा क्या था, पालघाट, तीसरा क्या था, पालघाट दर्रा, क्या था, पालघाट दर्रा। और चौथा क्या था, सेनकोटा, सेनकोटा भी आप कहीं कहीं देखते हैं, सेनकोटा दर्रा या पास, सेनकोटा पास या दर्रा। तो ये 4 जो आपके दर्रे हैं कहाँ पे, सह्याद्री में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा क्रम क्या है इनका और कहाँ पे जा रही हैं। पिछली क्लास में ये भी बताया था कहाँ से कहाँ को कौन सा क्षेत्र जोड़ रही है। जैसे मुंबई से नासिक अगर जाना होगा तो हम थालघाट दर्रा से ही होके जाएंगे। कोई ट्रेन अगर जा रही है महाराष्ट्र तो मुंबई जा रही है, तो वहाँ से हम दर्रे से ही होके जाएंगे। तो ये बातें हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को पीछे की बातें अब तक अच्छे से समझ में आ गई है, कहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कहाँ पे कौन सा दर्रा है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपनी आज की क्लास पे, आज की टॉपिक पे, जो कि हमारा है पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत कम ही क्षेत्र हैं। देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जैसा कि मैंने बता दिया ये सब कि यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, यानी कि सह्याद्री जैसी नहीं है। तो एक बार मैप में समझ लीजिए, फिर हम लोग इधर चलते हैं। तो सबसे दक्षिण में अगर बात करें तो तमिलनाडु का क्षेत्र देखने को मिल रहा है। 1 2 3 4, ये नीचे से जो 4 पहाड़ियाँ ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। जिनकी संरचना मैंने ऐसे बनाई है वो क्या है, तमिलनाडु में है। और जिनकी संरचना मैंने इस तरह से गोलाई में थोड़ा बनाई है वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। तो 2 राज्य बिल्कुल याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। वैसे तो ये घाट की कहाँ से कहाँ तक, उड़ीसा से लेकर आपका तमिलनाडु तक रहेगा, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कहाँ से, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु। ऊपर जाएंगे तो आपको वहाँ महेंद्रगिरी भी दिखेगा, मैप में आपको दिख नहीं पाएगा यहाँ पे, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। चलिए शुरू कर रहे हैं कहाँ से, हम लोग सबसे नीचे से। तो सबसे नीचे आपको एक पहाड़ी दिखेगी जिसका नाम है सिरूमलाई। उसके ठीक ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगी पंचामलाई। उसके ठीक ऊपर जाएंगे तो एक पहाड़ी मिलेगी सेवराय, और उसके ठीक ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगी जवादी पहाड़ी। यानी कि ये जो 4 पहाड़ियाँ हैं ये आपका कहाँ है, तमिलनाडु में। कौन कौन सी, अगर उत्तर से दक्षिण का क्रम देखें तो हम इस तरह से बोलेंगे, जवादी, सेवराय, पंचामलाई, सिरूमलाई। ये कैसे हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर जब चलेंगे, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर तमिलनाडु की केवल बात कर रहे हैं, तमिलनाडु में। तो उत्तर से दक्षिण में सबसे ऊपर आपको जवादी मिलेगी, जवादी पहाड़ी। दूसरी आपको मिलेगी सेवराय की पहाड़ी, तीसरी मिलेगी पंचामलाई, और चौथी मिलेगी यहाँ पर सिरूमलाई। ये क्या है, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं जो तमिलनाडु में पाई जाती हैं। तो ये हो गई तमिलनाडु की पहाड़ी। अब चलते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सबसे ऊपर आप देखिए नल्ला मलाई दिखेगी। क्या है, नल्ला मलाई, ये वाली जो नल्ला मलाई है। उसके बाद एक पालकोंडा और दूसरा वेलिकोंडा। ध्यान दीजिएगा, एक तरह से आप इसे देखेंगे तो लगेगा कि ये पूर्वी घाट की क्या है, समानांतर रूप से हैं, लगभग एक क्या है, एक दूसरे के क्या है, समानांतर हैं, अगल बगल हैं। कौन, पालकोंडा और वेलिकोंडा। कहाँ है पालकोंडा, वेलिकोंडा, इसको याद आप ऐसे कीजिएगा। हाल ही में एक मूवी आई थी पुष्पा, जिसमें कहते थे कि मैं झुकेगा नहीं। तो ये आपको ध्यान होगा दोस्तों, ये जो मूवी है इसमें जंगलों की शूटिंग की गई है। और ये जंगल कहाँ का था जब शूटिंग की गई है ये मूवी, तो वो आपका आंध्र प्रदेश का जंगल था। तो ये ध्यान दीजिएगा कि पुष्पा मूवी
कहाँ रिकॉर्ड की गई है, कहाँ शूट की गई है, तो आप कहिएगा आंध्र प्रदेश के जंगलों में, और वहीं पर ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं आंध्र प्रदेश में ही। तो ये ध्यान दीजिएगा, उस मूवी में आपको कोंडा रेड्डी नाम का एक कैरेक्टर रहता है, कोंडा रेड्डी नाम का एक कैरेक्टर रहता है इस मूवी में, और नाम से मैच कराइए कि कोंडा उसका नाम रहता है और यहाँ पाल कोंडा और वेली कोंडा, तो ये मूवी से रिलेटेड नाम है, यानी कि उसके करेक्टर से रिलेटेड नाम हल्का हल्का लग रहा है। और वो करेक्टर किस मूवी में था, पुष्पा मूवी में। अब वो पुष्पा मूवी कहाँ रिकॉर्ड की गई थी, कहाँ शूट की गई थी, तो आप कहिएगा आंध्र प्रदेश में। तो ये ध्यान याद हो जाएगा कि पाल कोंडा और वेली कोंडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं। साथ में नल्ला मलाई भी आप इसमें जोड़ दीजिएगा। तो ये 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं कहाँ के, आंध्र प्रदेश की, आपको याद रखना है। तो इतनी पॉइंट आपको क्लियर हो गए, कितनी पहाड़ियाँ आपको पता चल गई, 4 तमिलनाडु की, 3 यहाँ आंध्र प्रदेश की, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। 7 पहाड़ियाँ हो गई आपकी। एक यहाँ पे आप तेलंगाना में देखेंगे शेषाचलम जिसका नाम है, ये क्या है, तेलंगाना में चला गया, पहले आंध्र प्रदेश में, तो आप अलग हो गया, तो ये कर दीजिएगा शेषाचलम है, कहाँ पे, तेलंगाना में। तो ये हो गई हमारी पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। और ऊपर आप देखेंगे महेंद्रगिरी है, एक बार आप एटलस में देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको रिटेन में प्रोवाइड कर देते हैं। आप देखिए नल्ला मलाई, वेलीकोंडा, पालकोंडा, ये कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश की ये पहाड़ियाँ हैं। और दूसरा क्या है, जवादी, सेवराय, पंचामलाई, सिरूमलाई, ये कहाँ है आपका, तमिलनाडु की पहाड़ियाँ हैं। शेषाचलम भी आप नोट कर लीजिए, क्या है, शेषाचलम, शेषाचलम, तो शेषाचलम भी आप ध्यान दीजिएगा कहाँ है, तेलंगाना में। तो ये पहाड़ियाँ हैं जो कि पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। अब इसमें बात क्या याद रखने योग्य है कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पाई जा रही है, बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको सुनने मात्र से याद हो जाए, क्योंकि मेरी जो क्लासेस रहती है उसमें कोशिश की जाती है आपको 80% बातें जो हो बताई जाएं वो तुरंत ऑन द स्पॉट आपको समझ में आ जाए। तो इसलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट किया जाए और आपको एक ही बार में याद हो जाए। वैसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसके बाद भी रिविज़न करेंगे। एक बार फिर से अगर देखिएगा और साथ में बिना देखे फिर फिगर बनाइएगा। फिगर अगर आप इस तरह से बना देते हैं, मैप इस तरह से बनाते हैं, तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा कहाँ पे कौन सी पहाड़ी है, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको बता दूं कि आपको इसमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है। सबसे पहले कि यहाँ पे जो नदियाँ हैं प्रवाहित होती हैं पूर्वी घाट की ओर, सह्याद्री से आ रही हैं, जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये प्रमुख नदियाँ हैं। इसके अलावा भी कई छोटी छोटी नदियाँ हैं, लेकिन मुख्यतः हम इन्हीं की बात करते हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये नदियाँ क्या करती हैं, इतना ज़्यादा अपरदन कर दी कि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो टूट गई। यानी कि यहाँ पे अभी अगर नदियाँ नहीं प्रवाहित होती तो हो सकता था कि ये भी एक लंबी श्रृंखला के रूप में, जैसे सह्याद्री है वैसे ये पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ भी रहें, लेकिन नदियाँ इतना ज़्यादा इसमें तोड़फोड़ कर दी कि ये टुकड़ों टुकड़ों में पाया जाने लगा। तो और कौन कौन से राज्य की यहाँ आती हैं पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और आप कह सकते हैं आंध्र प्रदेश और एक आप उड़ीसा, यहाँ पे जो पहाड़ियाँ पाई जा रही हैं पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। इस पहाड़ियों को, जैसे कि सबसे पहले हमने बताया था, कल एक फिगर बनाया था जब हम लोग पश्चिमी घाट शुरू किए थे, कि आप ये देख रहे थे यहाँ पे क्या था, सह्याद्री था, जिसे आप बोलते हैं सह्याद्री। फिर ये आप इस तरह से आए, फिर प्रायद्वीप भारत आया, फिर यहाँ पे एक पहाड़ी आपको देखने को मिली, फिर आप क्या कहेंगे, एक मैदान दिखा, और मैदान के बाद फिर हम कहाँ चले गए, हम बंगाल की खाड़ी में गिर गए। इधर आपका क्या था, इधर क्या था, अरब सागर। तो यहाँ से यहाँ तक एक मैदान था, यहाँ से यहाँ तक एक मैदान था, जिसे हम बोलते हैं पश्चिम घाट का मैदान, पश्चिम घाट मैदान या पश्चिम तटीय मैदान। और यहाँ पर एक जो मैदान देख रहे हैं ये पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वीय तटीय मैदान है। तो पिछली क्लास में हम लोग इस सह्याद्री के बारे में पढ़े थे, जो कि कगार नुमा संरचना आप देखिए लग रहा है। अगर यहाँ खड़े होकर, इस मैदान में खड़े होकर आप देखें तो आपको लगेगा कि ये बहुत ऊंचा है, लेकिन अगर आप यहाँ आकर खड़े हो जाएं और इधर की तरफ देखें तो आपको लगेगा कि ज़्यादा सह्याद्री ऊंचा नहीं है। लेकिन हाँ, आप यहाँ से अगर पूर्वी घाट की पहाड़ियों में देखोगे तो लगेगा कि बहुत ऊँचा है। और यहाँ पर ये मैदान है जो पूर्वी तटीय मैदान का है। ध्यान दीजिए, यहाँ से नदियाँ जो गिरती हैं डायरेक्ट यहाँ गिरी और चली गई अरब सागर में, इसलिए यहाँ ज्वार नदमुख बनाती हैं। फिर यहाँ से जो नदियाँ निकलेंगी ये अपने साथ बहुत अपर्दन करते चलेंगी और ये पहाड़ी बीच में आएगी तो इसे तोड़ेंगी। तो बीच बीच में क्या हो रहा है, कटा फटा क्षेत्र हो जाता है कि ये पहाड़ियाँ टूट जाती हैं। तो जब टूट जाएंगी तो कुछ इस तरह संरचना बन जाएगी, बीच में इसके नदी प्रवाहित हो रही है।
तो इस वजह से ऐसी संरचना पाई जा रही है। बाद में फिर मैदान से होकर ये क्या होती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। और यहाँ मैदान क्यों बन रहा है, क्योंकि ये डेल्टा का निर्माण करेंगी। तो ये पूर्वी तटीय मैदान हो गया, कल हम लोग पढ़ेंगे ये वाला जो पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय मैदान को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को पढ़े थे, आज पूर्वी घाट की पहाड़ियों को पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में इसे पढ़ने के बाद हम लोग आ जाएंगे आइलैंड के बारे में। आइलैंड्स पढ़ेंगे जिसमें हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह और अन्य द्वीपों जैसे श्रीहरिकोटा और आप कह सकते हैं व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप, इन सबको पढ़ने के बाद हम लोग का भारत का भौगोलिक वर्गीकरण पूरा कर देंगे। अगर आपको कोई डाउट्स रहेगा तो कमेंट्स कर दीजिएगा, या कोई पीछे की अब तक की क्लास में जो कुछ टॉपिक ना समझ में आई हो तो उसको फिर से समझाने की कोशिश किया जाएगा। और इसके बाद दोस्तों अब हम लोग शुरू करने वाले हैं भारत का अपवाह तंत्र, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया। इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम है, अपवाह तंत्र है, कौन कौन सी नदियां कहाँ पे प्रवाहित हो रही हैं, किस नदी की कौन सी सहायक नदी है, कहाँ से उद्गम हो रहा है। ध्यान दीजिए कि इतनी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझेंगे कि आप लोगों को नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल आसान तरीके से, जैसे कि हम लोग कोई गेम खेल रहे हैं, कोई ड्राइंग बना रहे हैं, उस तरीके से हम लोग को इंडियन ड्रेनेज सिस्टम समझ में आने वाली है। क्योंकि हम लोग फिगर के माध्यम से ही ऐसा समझेंगे कि हम लोग को नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा बहुत नाम नोट करना पड़े, जैसे कि आप कह सकते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकल रही है तो अब बस नाम लिख लीजिए, कहाँ पे ये डेल्टा बना रही है तो ये नाम लिख लीजिए। वैसे आपको फिगर के माध्यम समझना है और कुछ ज़्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। मैं ये ड्रेनेज सिस्टम क्यों ला रहा हूँ, इसलिए ला रहा हूँ ताकि हम लोग की जो मैंने सोचा था कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट पढ़ाया जाएगा अगली क्लास में, लेकिन दोस्तों ये हुआ कि अगर आप इन नदियों के बारे में अच्छे से समझे रहें, हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोग पहली बार इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे हो, तो इसलिए कि पहली बार मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट पढ़ें, तो हो सकता है आपको नदियों का लोकेशन भी ना पता हो, या कुछ नए विद्यार्थी हों जो पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो इसलिए उन्हें पहले नदियों की लोकेशन बता दूं। तो आप ये मत समझिए कि भारत में सैकड़ों नदियां प्रवाहित होती हैं तो आपको नहीं याद होगा, याद भी नहीं करना है, आपको ध्यान से याद हो जाएगा। जैसे आप कोई कहानी सुनते हैं आपको तुरंत याद हो जाता है, कोई चुटकुला सुनते हैं तुरंत याद हो जाता है, कोई मूवी की स्टोरी आपको तुरंत याद हो जाती है, उसी तरह आपको नदियाँ भी याद हो जानी है। तो दोस्तों आएंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग पहले तो चर्चा करेंगे अपने पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की जो मैदानी क्षेत्र है उसके बारे में, फिर आइलैंड्स के बारे में, करने के बाद भौगोलिक वर्गीकरण कंप्लीट करके हम लोग आ जाएंगे भारत के अपवाह तंत्र में, जिसमें भारत की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों की जानकारी अच्छी लग रही है और पीछे का आप लोग साथ में रिवीजन करते चल रहे हैं। अगर ईमानदारी के साथ आप लोग हैं अपनी प्रिपरेशन में तो आप लोग पीछे की क्लास जरूर रिवीजन कीजिएगा, एक नहीं एक बार दो बार जरूर देखिएगा, और साथ में आप फिगर भी बनाते चलिएगा, क्योंकि मेरा कोशिश रहता है फिगर के माध्यम से ज्योग्राफी आपको अच्छी तरीके से समझाया जाए। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।